नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मसूरी गोलीकांड की आज 30वीं बरसी। शहीद स्थल झूलाघर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में फिर बढ़ा निकाय प्रशासकों का कार्यकाल। 3 महीने और संभालनी होगी जिम्मेदारी। कांग्रेस का आरोप ओबीसी सर्वे और परिसीमन का बहाना बनाकर है चुनाव टालने की कोशिश। राजकीय शिक्षक संघ ने किया आंदोलन का ऐलान। प्रदेश भर में हजारों शिक्षकों ने की चॉकडाउन हड़ताल। गैरसैंण में हजारों लोग उतरे सड़कों पर। मूल निवास और भू कानून की मांग। भाजपा ने कहा समिति दे चुकी रिपोर्ट, परीक्षण कर फैसला लेगी सरकार। और सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था की डुबकी के लिए तड़के से ही पहुंचने लगे लोग। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के अवसर पर मसूरी के शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया है और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने पर राज्य आंदोलनकारियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन को बर्बरतापूर्ण कुचलने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां सबको समान अधिकार मिले। इसी लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा पहुंची। यहां पहुंचने पर खेल मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुड़ा स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस विक्टोरिया क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 7 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मैच के उद्घाटन अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने की कई योजनाएं लागू कर रही है और खेल मैदानों के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की जा रही है ताकि खेल प्रतिभाओं में निखार आ सके। स्टेडियम की रौनक ये होती है कि वहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होती रहे और अपने इस हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं होती रहे। इसके लिए सरकार ने खेल विभाग की जबरदस्त सुविधाएं भी यहाँ पर दी हैं और मुझे आज बेहद खुशी है कि आज यहाँ पर क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे सभी जिले से लेकर हमारे अन्य जिलों के बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। 14 गढ़वाल राइफल के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर रायवाला क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सैनिक संचालक मिलिट्री इक्विपमेंट विनोद कुमार ने शिरकत की है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और वीर नारियों का सम्मान किया है। उन्होंने बताया कि 14 गढ़वाल राइफल के द्वारा किस तरीके से देश की सीमाओं की लगातार रक्षा करते हुए 14 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरी पेरेंट यूनिट है 14 गढ़वाल राइफल और 14 गढ़वाल राइफल को बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत सारे डेकोरेशन से। सियाचिन में सबसे पहले
14 गढ़वाल राइफल ने एक बहुत बड़े मुकाम पे काम किया था जो उस समय इंडियन आर्मी किसी पलटन ने नहीं किया है। हमारी टीम अशोक कुमार प्रताप के नाम से पोस्ट है, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक प्रताप साहब थे, ट्वाइसी थे बटालियन के, उनके नाम से। तो और यूएन मिशन काटा है, नॉर्थ साउथ सभी जगह बहुत अच्छा काम किया है। तो आज हमारा 49वां स्थापना दिवस था, वो सेलिब्रेट किया है। भी हमारा संगठन है तो हम जिसको भी ये अपील करते हैं, अपने संगठन में अपील करते हैं तो हर कोई इकट्ठे होते हैं और हमारा सबका साथ है। बस यही है कि हम किसी को भी अपील करते हैं तो मतलब हर कोई शामिल होते हैं। भाजपा संयुक्त मोर्चा के संयुक्त अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की है। यहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने माधोपुर प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस की गिरफ्त में अगर कोई व्यक्ति है और वो भागता है तो उसकी भी मौत होनी नहीं चाहिए, ये जांच का विषय है। वहीं उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद के गोली मार देने वाले बयान पर कहा कि वो संत हैं और गौ हत्या पाप है। मोर्चे का समाज में एक स्थान है। हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। अनेकों युवाओं को जोड़ने का काम युवा मोर्चा करेगा। मातृशक्ति के विभिन्न आयामों को जोड़ने का मातृशक्ति करेगी। ओबीसी समाज के हर जाति को जोड़ने का ओबीसी मोर्चा करेगा। ऐसे एसटी अनुसूचित समाज है, उसके हर प्रतिभावान व्यक्ति को जो पार्टी से जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी थी। उसमें उत्तराखंड के अंदर हमारे जो पिछली बार टोटल 20 लाख सदस्य, उससे अधिक सदस्य हमारे बने और हर बूथ पर हमारी मेंबरशिप पिछली बार से ज़्यादा हो, उस भाव के साथ मेरी यहाँ पर आज बैठक। उत्तराखंड में तीसरी बार निकाय चुनाव न होने के चलते प्रशासकों का कार्यकाल और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कांग्रेस में खासा आक्रोश है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार लगातार ओबीसी सर्वे और परिसीमन का बहाना बनाकर चुनाव टालने का काम कर रही है। जहां इसे एक और चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों को इससे निराशा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार निकायों में हार की डर से इसे कराने से लगातार बच रही है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। वहीं इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि विधानसभा में जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया तो सभी विधायकों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि ओबीसी आरक्षण सही तरह से किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी, लेकिन चुनाव सही प्रक्रिया से हो, इसकी भी जिम्मेदारी हम पर है। आज नहीं होंगे तो कल तो होंगे ही होंगे। और हम ये भी आश्वस्त हैं कि स्थानीय निकायों में और पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचंड बहुमत रहेगा। लेकिन चीजों को ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तब आगे के लिए कोई आनंद फानंद में कोई ऐसी गलतियां न कर बैठे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। इसलिए यहाँ की डेमोग्राफी भी बची रहे और चुनाव भी हो जाए, तो उसको लेकर हम लोग बहुत सजग होकर आगे बढ़ रहे हैं। 9 महीने तक जो है प्रशासक बिठा कर रखेंगे। अब तो चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन फिर से जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे तो जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनमें घोर निराशा है और लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। दिसंबर 2023 तक जो है निकायों के चुनाव निपट जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग को भी अनदेखा किया और जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में थे उनकी भी मांग को अनदेखा किया और प्रशासक बिठाए गए। व भू कानून की मांग को लेकर लोग आए दिन सड़कों पर हैं। बीते रोज गैरसैंण में हजारों की तादाद में महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने स्थायी राजधानी गैरसैंण व सख्त भू कानून के साथ ही 1950 मूल निवास की मांग की है। इसको लेकर वरिष्ठ भाजपा विधायक और आंदोलनकारी रहे विनोद चमोली ने कहा कि भू कानून और मूल निवास के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और सरकार इसको लेकर आगे काम कर रही है। ये लड़ाई नहीं है, ये लोगों की मांग है। लोगों को लगता है कि भू कानून मूल निवास को लेकर पहाड़ की अस्मिता को बचा सकते हैं, पहाड़ की पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ 2 पक्ष होते हैं और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है
भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। समिति जैसे ही रिपोर्ट देगी उसकी समीक्षा करेंगे और जो बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। तो हम सब एक ही पक्ष हैं, कोई पक्ष और विपक्ष में नहीं है। ये लड़ाई नहीं बल्कि एक डिमांड है कि पहाड़ की पहचान, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये आम जनता से एक आवाज़ है और उस आवाज़ को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले उसके लिए परिश्रम चल रहा है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त करने और प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर के हजारों राजकीय शिक्षक चॉकडाउन हड़ताल पर चले गए हैं। राजकीय इंटर रामनगर ब्लॉक में भी चॉकडाउन हड़ताल का असर दिखा है। सभी राजकीय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज में आज शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। संगठन के प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल ने कहा कि विभागीय अधिकारियों और सरकार की हठधर्मिता के कारण शिक्षक आज हड़ताल कर रहे हैं। ये शिक्षक आज चॉकडाउन हड़ताल पर हैं। हमारी सरकार से और विभाग से मांग है कि उनके द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर जो सीधी भर्ती की परीक्षा करवाई जा रही है यह रद्द की जाए और इन पदों को पदोन्नति से भरा जाए। अगर हमारी आज की हड़ताल से सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम शिक्षक दिवस पर काला फीता बांधकर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। 6 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर सारे शिक्षक, पूरे प्रदेश के 20,000 शिक्षक अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आकस्मिक अवकाश ले हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि सोमवार से पूरे प्रदेश भर में करीब 20,000 शिक्षक चॉकडाउन हड़ताल पर चले गए हैं। शिक्षक ने कहा, नवेंदु मठपाल ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानाचार्य पर सीधी भर्ती परीक्षा का जो आदेश दिया गया है वो अव्यावहारिक है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सीधी भर्ती परीक्षा को प्रधानाचार्य पर को लेकर जो की गई है उसको निरस्त किया जाए और प्रधानाचार्य की नियुक्ति पदोन्नति के आधार पर की जाए। उन्होंने बताया कि सोमवार से पूरे प्रदेश में चॉकडाउन हड़ताल करते हुए चरणबद्ध तरीके की आंदोलन का ऐलान कर दिया गया और उन्होंने कहा यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो शिक्षक पूरे उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वहीं शिक्षकों की हड़ताल के बाद छात्र छात्राओं पर भी शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर अब संकट मंडराने के आसार दिखने लगे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा। राजधानी देहरादून के सहारनपुर रोड और गांधी रोड पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए बेहद अहम भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना के पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे लाइन के ऊपर से ब्रिज का निर्माण करीब 2 साल से अटका हुआ था। रेलवे ने बीते सप्ताह कार्यदायी संस्था यानी APRIL को रेलवे ओवरब्रिज बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने कहा कि रेलवे की अनुमति के साथ ही जल्द ही भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में राजधानी देहरादून में वाहनों के भारी दबाव से आम जनता को निजात मिलेगी। भंडारी बाग का जो आरओबी है वो देहरादून सेंटर का एक लाइफ लाइन है और 25 साल से हम लोग लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे और हमारी सरकार में ही उसका समाधान हो पाया, उसकी स्वीकृति आ पाई। लेकिन जब हम उसको बना रहे थे तो उसके बीच में जो रेलवे पटरी के ऊपर में जिस तरह से निर्माण होना है, जो उसका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग था, उसके लिए केंद्र से, रेलवे से अप्रूवल जरूरी था, जो बहुत समय से लंबित था। वर्तमान में वो अप्रूवल हो गया, काम आगे बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। इधर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद शाखा खटीमा के द्वारा रामलीला मैदान खटीमा में षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया था। समारोह में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति, सांस्कृतिक और समाज को आईना दिखाने वाले कार्यक्रम का मंचन किया। इधर संत रवि गिरी जी महाराज दीक्षित निरंजनी अखाड़ा ने अपने वक्तव्य में हिंदुओं को जागृत और एकजुट होने का आह्वान किया है। गंगा जोशी ने नारियों पर हो रहे दुराचार और उनके संघर्ष की बात की है। इधर मेजर जनरल प्रवीण कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है कि वो समाज में किसी भी तरह की घुसपैठ न होने दें।
जन्माष्टमी 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना संदीपनी आश्रम मुंबई के स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुई। 1964 से लेकर 2024 आज 60 वर्ष पूरे होने पर जो संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 को लिया था, उसी संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज भी हिंदू समाज को संगठित करने, हिंदू समाज का संवर्धन करने, हिंदू समाज पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम निरंतर कर रहा है। उसमें विगत इतने वर्षों तक धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद और हिंदू मान बिंदुओं का संरक्षण करना, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी में विश्व हिंदू परिषद लगातार निरंतर इस काम को करता है। हरिद्वार के लाल धांग क्षेत्र में मंगोलपुरा गांव से सटे खेतों में एक जंगली हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम दयाराम है, जो मंगोलपुरा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दयाराम बीती रात खेत में पहरा देने गया था। वो खेत में बने मचान पर बैठा ही था कि अचानक एक जंगली हाथी वहां पर आया और उसे सूंड से उठाकर ले गया। करीब 70 मीटर की दूरी पर ले जाकर उसने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। इधर आसपास पहरा दे रहे अन्य ग्रामीणों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो खेत की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दयाराम दम तोड़ चुका था। ग्रामीणों को देख हाथी फिर से वापस जंगल की ओर लौट गया। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने ठोस कदम उठाने की मांग की है। रात यहाँ पर जो खेत है, खेत में जो किसान है अपने खेत की रखवाली कर रहा था। रात के करीब 9 बजे हाथी आया और उसे अपने सूंड में लपेटकर जंगल की तरफ ले गया। लगभग 70-80 मीटर दूर ले जाकर उसे मार दिया। किसान का नाम क्या था? किसान का नाम दयाराम था। कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में बड़ी संख्या में ब्याज माफियाओं के एक के बाद एक कारनामे खुल रहे। शिकायतकर्ताओं के द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैंक चेक दिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें आई हैं, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लिया है और पुलिस को भी कई मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लगातार ब्याज माफिया लोगों को उनकी मजबूरी में पैसा देकर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी मुसीबत में किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ जाए तो उसका रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए। साहूकार लाइसेंस वाले अगर ब्याज में पैसा दे रहे हैं तो उनको दिए जाने वाला चेक भरा हुआ होना चाहिए। ये भी मैं देख रहा हूं कि जब अगर कोई लोन ले रहा है, लेना ही पड़ गया किसी को किसी मजबूरी में या किसी से कोई मांगना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उसका जरूर रखा जाए। कुछ लोग एग्रीमेंट्स भी बनवा लेते हैं या ऐसा ही कोई कागज उस पर दोनों ने लिखा हो। तो जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो देने वाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, लौटाने वाला एक भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से मामलों में मैंने पुलिस को भी एक्शन के निर्देश दिए हैं और मेरा आपके माध्यम से अपील भी है कि जो इस तरह के चेक्स अपने दे रहे हैं जगह। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बाहर किला में पूर्व सभासद का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के पुत्र आरिफ ने बताया है कि उनके पिता लापता थे और अंतिम समय में उन्हें बराबर के मकान में बैठे देखा गया था, पर कई बार उन्हें फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। पर आज सुबह कुछ शक होने पर उन्हें पास के मकान की छत पर जाकर देखा तो उनका शव वहीं पड़ा हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और शव का पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कल यहीं पे बैठे थे वो, और जो यहाँ पे काम करता है लड़का, वो बोल के उनको चला गया कि उसको कुछ काम पड़ गया कि जब आप जाओगे तो लॉक करके चाबी सामने दे जाना। तो जब वापस आया तो लोग अंदर से ही था पहले से ही। फिर वो साइड वाला लॉक खोल के गेट अंदर से आया। उसको कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ कि चल भाई, डाउट तो हुआ उसको, लेकिन उसको ऐसा बोर नहीं हुआ। फिर सुबह में उसको पता चला मेरे पिताजी गायब हैं। उसने मेरे को काम पे जाके कॉल किया कि ऐसा है, कल 2 बैठे थे मेरे साथ, एक लड़का और था, और जब अंदर जाके चेक कर दो जरा। अब मैं अंदर आया तो फोन तो कर ही रहे थे, फोन तो बज ही रहा था, उनके पास ही पड़ा हुआ था फोन। जैसे मैं यहाँ के किया तो फोन की आवाज आई, तो नीचे तो थे नहीं मैं यहाँ तक। फिर मैं भैया को बुला के लाया, फोन की आवाज तो आ गई थी। भैया को सुनाई तो कहना ऊपर है ऊपर।
फिर ऊपर गए तो बस वो पड़े भी नहीं थे वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।